नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिषेक जीएस एकेडमी में। साथियों, आज हम बात करेंगे संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चलिए शुरू करते हैं। अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो ऑप्शन होगा ए, भाग 11 और अध्याय 1। भारतीय संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 में संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के विषय में बताया गया है, जबकि अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताया गया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो ऑप्शन होगा सी, संविधान का चौथा भाग का मौलिक कर्तव्य से। ऑप्शन होगा सी, संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? नागरिकता से। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है, जबकि तीसरा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। और संविधान का पांचवा भाग संघ से संबंधित है। किससे संबंधित है? संघ से। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन होगा डी, अधिकरण। ये सुमेलित नहीं है। आपका पंचायत भाग 9 में है, आपका सही है। नगर पालिकाएँ 9 में, भाग 9 क में है, सही है। सहकारी समितियां भाग 9 ख में है, ये भी सही है। लेकिन भाग 10 के अंतर्गत जो है वो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। भाग 10 में यह अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो ऑप्शन होगा डी, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। भाग 16 से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो ऑप्शन होगा सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जब भारतीय संविधान लागू किया गया था तो प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द शामिल किया गया था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी
और पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे भारतीय प्रस्तावना में। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 1976 में। आइए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो ऑप्शन होगा ए, उद्देश्य क्या में। आइए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो ऑप्शन होगा ए, भारत तथा इंडिया। संविधान अनुच्छेद 1 में कहा गया है, अनुच्छेद 1 में उल्लेख है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और भारतीय संविधान में भारत का नाम भारत तथा इंडिया से, भारतीय संविधान में भारत का नाम भारत तथा इंडिया के नाम से उल्लेख किया गया है। आइए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ऑप्शन होगा सी, एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक के रूप में घोषित किया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ऑप्शन होगा ए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन होगा सी, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। तो ऑप्शन होगा सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन सा संविधान था संशोधन? 42वें संशोधन द्वारा।
आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो ऑप्शन होगा बी, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो ऑप्शन होगा डी, अखंडता शब्द। अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था और 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो ऑप्शन होगा सी, 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 42वें संशोधन द्वारा 1976 में हुआ था। आइए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। तो ऑप्शन ए होगा 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो ऑप्शन होगा बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, समाजवादी शब्द धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। तो ऑप्शन होगा बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो ऑप्शन होगा बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ऑप्शन होगा डी, हम भारत के लोग शब्दों से। भारत की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होती है। और लौकिक सार्वभौमिकता मतलब होता है कि जनता सर्वशक्तिमान है। लौकिक सार्वभौमिकता का अर्थ होता है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। मतलब भारत की जो जनता है वो सर्वशक्तिमान है और किसी दूसरे राज्य के सत्ता के अधीन नहीं है। आइए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न है, हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ऑप्शन होगा डी, संविधान की प्रस्तावना में। आइए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न है,
सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता से। ऑप्शन ए होगा सार्वभौमिकता से। आइए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो ऑप्शन होगा डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन होगा डी, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है या राज्य का कोई धर्म नहीं है। आइए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो ऑप्शन होगा डी, लोक कल्याण। लोक कल्याण शब्द जो है वो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। आइए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो ऑप्शन होगा डी, आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। आइए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो ऑप्शन होगा डी, धार्मिक न्याय। धार्मिक न्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। आइए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन होगा ए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ऑप्शन होगा ए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, क्योंकि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो थे वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में प्रस्तावना में जोड़े गए थे। आइए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन होगा सी, उद्देशिका। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ऑप्शन सी होगा उद्देशिका। आइए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु
प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? तो ऑप्शन होगा डी, के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो ऑप्शन होगा ए, बी.आर. अम्बेडकर ने। किसने कहा? बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य संविधान का हिस्सा नहीं है? किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन होगा ए, बेरुबारी वाद में। बेरुबारी वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य संविधान का अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को पलटते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग मान लिया गया है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया है। आइए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देश्य संविधान का भाग है? निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देश्य संविधान का भाग है? तो ऑप्शन होगा सी, बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा उद्देश्य संविधान का भाग माना है। आइए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो ऑप्शन होगा डी, केशवानंद भारतीवाद 1973 में आया था। इस सन पूछता है, इसको हमें थोड़ा याद रखिएगा साथियों। केशवानंद भारतीवाद 1973 में आया था। आइए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। ऑप्शन होगा सी, मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। आपका मूल अधिकार भाग 3 में है, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, भाग 3, भाग 4 और मौलिक कर्तव्य हैं वो भाग 4 क में है। आइए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो ऑप्शन होगा बी, संविधान की प्रस्तावना। आइए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन होगा बी, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार की न्याय की बात कौन कौन सा न्याय है?
पहला है सामाजिक, दूसरा है आपका आर्थिक न्याय, तीसरा है आपका राजनैतिक न्याय। राजनीतिक न्याय। आइए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो ऑप्शन होगा बी, उद्देशिका में और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आर्थिक न्याय की जो बात है वो उद्देशिका में की गई है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। आइए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? तो ऑप्शन होगा सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, क्योंकि सामाजिक समानता जो है संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता का प्रत्याभूत की गई है और प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात कही गई है। जो सामाजिक समानता की बात है वो अनुच्छेद 14 से 18 में भी दिया गया है, 14 से 18 में, और प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात कही गई है। आइए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो ऑप्शन होगा सी, संप्रभुता। राज्य के जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं राज्य के, 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। इसमें पहला आपका है जनसंख्या, दूसरा आपका है भूभाग, तीसरा आपका है सरकार, और चौथा आपका है संप्रभुता। ये चारों राज्य के आवश्यक तत्व होते हैं। आइए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन होगा सी, संसदात्मक शासन प्रणाली है। संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन में भी है। और आइए चलते हैं अगला प्रश्न हमारा, संसदात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था में ऑप्शन होगा डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। आइए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? ऑप्शन होगा ए, ग्रेट ब्रिटेन, यूके में। आइए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन होगा बी, अध्यक्षात्मक सरकार। भारत में संसदीय सरकार की व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक नहीं है। आइए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है
क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन होगा डी, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आज के लिए इतना ही साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।